अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग पब्लिक। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको जुम्मा बहुत मुबारक हो। मुझे कहते हैं सुहा अफजल। मेरे साथ मौजूद हैं रिस्पेक्टेड अब्दुल रऊफ साहब। अस्सलामुअलैकुम। और हमारे साथ मौजूद है हमारा मित्र, हमारा दोस्त हरमीत सिंह। हेलो हरमीत जी। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग रऊफ साहब। लग रहा है क्योंकि अगर मैं इस्लामाबाद की बात करूँ रऊफ साहब, इधर तो बिल्कुल खाली हो चुका है क्योंकि मुसाफिरों का शहर है। तो आज जब मुझे सुबह आना था तो भाई पूरी सड़कें जो हैं वो वीरान नज़र आ रही हैं। और कल यहाँ पे फैज़ाबाद का जो अड्डा है बहुत ज़्यादा रश थी, लेकिन आज पूरा इस्लामाबाद जो है पूरा खाली हो चुका है। लोग छुट्टियाँ हैं तो भाई लंबी छुट्टियाँ हैं, हरमीत तो काफ़ी लोग जो है इस्लामाबाद से निकल चुके हैं। मैं भी आज अपने घर से निकली तो लाहौर की सड़कें जो है वो भी साएं साएं ही कर रही थी और लाहौर की सूरत भी काफ़ी सुनसान हुआ है। आज हज भी है। हज का अहम तरीन रुकन जो है वकूफ़ अरफा आज अदा किया जाएगा। आदमी ने कल रात मिना के मैदान में क़याम किया। आदमी ने इबादत तलावत इस्तग़फ़ार वगैरह करते रहे। नमाज फ़जर के बाद आदमी मैदान अरफात रवाना होंगे। 16 लाख से 10 लाख से ज़ायद आदमीन आज हज अकबर की सआदत हासिल करेंगे। चूँकि आज जुम्मा है तो लिहाजा डबल सवाब हो गया कि जुम्मे की नमाज भी वो अदा करेंगे। वहीं पर ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त अज़ान मगरिब से कबल मैदान अरफात से मुज़दलिफ़ा रवाना हो जाएंगे, जहाँ वो नमाज इशा के लिए मगरिब और इशा की नमाज़ें एक साथ अदा करेंगे। मुज़दलिफ़ा में रात क़याम और रमी के लिए कंकरियाँ जमा करेंगे। फ़जर की नमाज अदा करके रमी यानी बड़े शैतान को कंकरियाँ मारना, उसके लिए जमरात जाएंगे। इसके बाद कुर्बानी करेंगे और फिर अपने एहराम उतार के वो पाबंदी से आज़ाद हो जाएंगे और हज मुकम्मल हो जाएगा। हाँ, तो ये मतलब बहरहाल बहुत मुबारक उन लोगों के लिए जो हज के लिए गए हुए हैं। आज बाकी मुसलमानों को भी, क्योंकि हज पे जो दुआएं मांगी जाती हैं इसका खुतबा भी आज का देखने वाला होगा। अलैसी जो है वो उन्होंने आज खुतबा देना है और देखिए खुतबे में क्या होता है। मुख्तलिफ ज़बानों में उसका तर्जुमा भी पेश किया जाएगा और अक्सर चैनल में ख्याल में इसको दिखा भी रहे होते हैं, लाइव दिखाते हैं। और चूँकि आज के दिन की मुनासबत से हम बता रहे हैं कि चले जुम्मतुल विदा है, और उसके अलावा अगर हम जुम्मे के खुतबे की बात करें तो पाकिस्तान में भी ख़ास तौर पे जो लोग हज पर नहीं जा सके या फरीज़ा जो है सर अंजाम नहीं दे सके, अल्लाह पाक उन्हें भी तौफीक दे और वो भी दोबारा इंशाल्लाह अगले साल ज़रूर जाएँ। लेकिन आज के दिन का ख़ास तौर पर एहतमाम करें, जुम्मे के दिन अल्लाह से दुआएँ मांगे कि आप पाकिस्तान की तमाम तर मुश्किलात जो है वो जल्द अज जल्द हल हों और अल्लाह ताला हम पर रहम करे। अपने प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। सर आपको टॉप स्टोरीज पे चलते हैं। टॉप स्टोरीज में आपको बताएंगे, चूंकि आज जुम्मे का दिन है तो प्रोग्राम से पहले मैं अब्दुल रऊफ साहब को कही थी कि आज हम चांद रात मना रहे हैं, क्योंकि आज हमारा भी लास्ट शो है बिफोर ईद। उसके बाद हरमीत भी चले जाएंगे ईद मनाने के लिए। अब्दुल रऊफ साहब तो लाहौर में होते हैं, मैं भी लाहौर में होती हूँ, तो हमने ईद लाहौर में ही करनी है क्योंकि हम परदेसी नहीं है। लेकिन आज के रनडाउन में क्या क्या है, सबसे पहली खबर है वो आप आपको बताएं तो मैं भी इस खबर को सुन के काफ़ी हैरान हुई थी। सबूत है किसके पास? राना सनाउल्लाह के पास सबूत है। इनके पास खुद सर उस ज़माने में काफ़ी केसेस थे इस नौयत के। अब नौयत क्या है? इमरान खान और शहजाद अकबर ने हेरोइन का थैला इस्लामाबाद पुलिस को दिया, ये कहते हैं राना सनाउल्लाह। क्या ये सारी स्टोरी है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे सबूत है जिसकी बिना पर वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। हाल में इसमें और भी शामिल कर लेंगे। तैयबा गुल के जो इल्ज़ामात हैं, कल उन्होंने तहलका मचाया हुआ है PAC में जो उन्होंने बात की है, उस पर बात करेंगे। जो उन्होंने जावेद इकबाल चेयरमैन नैब के ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं और फिर इमरान खान पे भी इल्ज़ाम लगे हैं कि किस तरह से उनकी वीडियोस हासिल करके उनको ब्लैकमेल किया जाता रहा। तो बड़े खौफनाक इल्ज़ामात हैं और पूरा जो सहाफ़ी हल्के हैं वो एक तरह के जोल्ट में हैं, धचके लग रहे हैं कि ये क्या क्या कुछ होता रहा है और क्या कुछ होने जा रहा है। और सर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। जुबाबंदी की अगर हम बात करें, एक से एक बढ़ के इल्ज़ामात जो है तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर लग रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि जिस तरह वो इंसाफ का नारा और एहतिसाब का नारा, एहतिसाब तो खैर उन्होंने भरपूर तरीके से जिस तरीके से किया वो आपके सामने, और ये वीडियो जो आई है वाकई तहलका मचाया हुआ है। अच्छा जी, हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको जाहिर बात है आज चांद रात हम बना रहे हैं तो ईद कुर्बा की बात करेंगे। मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया है, रेट्स काफ़ी ऊपर चले गए हैं, लेकिन जो अब कुर्बानी करनी है, सुन्नत इब्राहिमी है, उसको पूरा भी करना है। उसके लिए हर रोज़
इस उम्मीद के साथ तमाम लोग मवेशी मंडी जाते हैं कि आज प्राइसेस थोड़ी सी कम होंगी क्योंकि ईद करीब आ रही है। तो हम आपको मवेशी मंडियों को विजिट कराएंगे, वहाँ की सूरत हाल और गहमा गहमी से भी आपको अपडेट करेंगे। उसके अलावा आज के रनडाउन में आर्मी रेसलिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले अजहर अली जो है वो आज गुड मॉर्निंग पब्लिक के मेहमान होंगे, उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे और उनके साथ इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करेंगे। उसके अलावा सालों से ईद के तीनों दिन कुर्बानी करके गरीबों को बेहतरीन खाना खिलाने वाली एक ऐसी शख्सियत जो कई सालों से ये काम कर रही है, जो कि बड़ा ज़बरदस्त काम है। हमेशा आप ये कहते हैं कि ख़ास तौर पर ईद के दिन इस चीज़ का ख्याल रखें, खाना बनाकर उन लोगों को दें जो गरीब गुरबा है, मस्कीन है, जो मुस्तहिक हैं। तो ये जी बड़ा अच्छा काम है, बड़े नोबल कॉज के लिए काम कर रहे हैं। शौकत अली इनका नाम है, इसको आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा बकरा ईद पर खाने और सेहत में तवाज़ुन, बैलेंस जो कि हम नहीं रखते, बात करते हैं। हरमीत नहीं, मुझे लगता है इस दफ़ा घर जाके बहुत कुछ खाना है। सबसे पहले ही हमने फरमाइशें शुरू कर दी होंगी, ये भी पका दे, वो भी पका दे, सीरी पाए, नाश्ता सीरी पाए का होगा, ये भी बना दे, वो भी बना दे, दोपहर को बिरयानी, शाम को पुलाव, कढ़ाई। तो बस फिर हमने इत्तेदाल से खाना है, वापस आपने आना। ये ना हो आप जो इसके बाद मॉर्निंग शोज में हम कहीं हरमीत कहाँ पे, हरमीत में तो बहुत खा लिया था, हरमीत नहीं आ रहा था। अच्छा जी, आगे अगर हम बढ़े तो आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की पहली बलोची फिल्म, उसका ट्रेलर आपको दिखाएंगे और बलोची कल्चर जो है वो तो वैसे बड़ा पसंद किया जाता है, तो उसको डिटेल में आपको बताएंगे कि ये फिल्म कब शुरू हुई, कब बनी और कब आप तक पहुंचेगी। ऑल दो सर डेली डोज की तरफ चले। मैं हमें डेली डोज से पहले तो कि आज बुरहान वानी की बरसी है, छठी बरसी है। बुरहान वानी को मकबूजा कश्मीर में आप जानते हैं जिस तरीके से शहीद किया गया था, 1994 में ये पैदा हुए थे, बिल्कुल नौजवान थे और ये अलामत के तौर पे माने जाते हैं। बिल्कुल, हाँ, ही वॉज वेरी यंग। तो बुरहान वानी की बरसी को मकबूजा कश्मीर में आम मज़ाहमत के तौर पे मनाया जाता है। सैकड़ों अफराद मुजफ्फराबाद के शहीद। अगर हम देखें तो बुरहान वानी ने ना जितने भी नौजवान थे उनको एक नए प्लेटफॉर्म पे दोबारा लेके लाके खड़ना है, क्योंकि तहरीक काफ़ी दब चुकी थी और हिंदुस्तान ने दबाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन बुरहान वानी ने इसको दोबारा लाके खड़ा किया और नौजवानों में वो जोश, वो वलवला, वो आज़ादी का जो वलवला है वो दोबारा पैदा किया। ये क्रेडिट भी उन्हीं को जाता है। जी, बहुत यंग थे और आर्किटेक्ट हैं अमेरिकन, कश्मीरी नज़ाद अमेरिकन टोनी अशाई। उनका कहना है कि कश्मीरी जो हैं वो बेपनाह मोहब्बत करते हैं। उस वक्त से मज़ाहमत की राह पे चले में बेशुमार नौजवान जाम शहादत नोश कर चुके हैं कश्मीर में, जो बुरहान वानी की तरह से बाहर निकलते हैं और उस जज्बे को मिटाने की पूरी कोशिश हिंदुस्तान की इंतज़ामिया कर रही है, लेकिन वो जज्बा ख़त्म नहीं हो पा रहा और जज्बा ख़त्म होगा भी नहीं। बुरहान वानी की शहादत ने एक ऐसी शमा जलाई है जो शमा हमेशा रोशन रहेगी। और जैसे मैंने ये कहा कि अपने खून से सींचा इन्होंने, बुरहान वानी ने सिर्फ 1994 में पैदा हुए थे, तो उस हिसाब से आप देखें, हाँ बहुत यंग थे, 20-22 साल की उम्र थी उनकी जिस वक्त वो शहीद किए गए हैं। और सर एक जम्मे गफ़ीर हमने लोगों का देखा, उस पर भी जब उन्हें शहीद किया गया और जब हमने सूरत हाल देखी, उसके बाद आपने सही कहा कि तहरीक ने ज़्यादा उस वक्त ज़ोर पकड़ा, ख़ासतौर पर नौजवान जो उनकी एज के थे, जो उनके दोस्त थे, जो उनका सर्कल था, जो उनके तहरीक थे, जहाँ वो पढ़ते थे, पढ़ाते थे, वो लोग तो पहले ही उनके साथ थे। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात की जाए, पाकिस्तान के अलावा मुस्लिम दुनिया जहाँ भी रहती है, कश्मीर के लिए आवाज़ उठाने वालों को बुरहान वानी की इस शहादत के बाद सर ज़्यादा इस तहरीक को जोर मिला है। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्ती बात है कि आज भी कश्मीरी और कई नस्लें कश्मीरियों की कुर्बानियाँ दे रही हैं सिर्फ उस आज़ादी के लिए जिसके लिए वो दिन रात दुआ करते हैं। चलते हैं जी डेली डोज की तरफ। चलते हैं, चलो जी डेली डोज में पहले खबर बड़ी ज़बरदस्त है, पाकिस्तान के लिए अप्रिसिएशन की बात है। पाकिस्तानी नियाद, ये पाकिस्तान के रहने वाले एक टैक्सी ड्राइवर है जो कि सऊदी अरब में मुकीम है, वहाँ पर काम करते हैं। देखिए सर वो ड्राइवर है और ड्राइवर ने एक ऐसी मिसाल कायम कर दी है, ईमानदारी की मिसाल कि जी कोई वहाँ पर सर वहाँ पे कुछ मिला उनको और पैसे जो है, पैसे थे सर या कुछ चीज़ें थी जो उनको मिली, 4000 रियाल पैसे थे किसी मुसाफिर के, रियाल थे 4000 सऊदी रियाल थे जो उनको मिले और उन्होंने फौरी तौर पे राब्ता किया जाके पाकिस्तानी कमीशन जो है हज का, वहाँ पे मिशन जो है पाकिस्तानी हज का, उनको जाके उन्होंने राब्ता किया, उन्होंने तलाश किया और फिर उसके असल मालिक को रकम लौटा दी और मालिक बड़ा खुश हुआ, उसे खराज तहसीन पेश किया। ये दिन भी बड़े मुबारक हैं सऊदी अरब में, लेकिन फिर भी आप ये देखिए कि नियत में खोट आ ही जाता है। किसी को 4000 रियाल मिले और वो कहेगा अच्छा यार, किसी को क्या पता चलना है, वो तो भूल गया। लेकिन इस बंदे ने
जाहिर है जिस वक्त तलाश कर रहा होगा, अपना काम भी छोड़ा होगा, काम छोड़ के वहाँ पे गया होगा पहुँचाने के लिए, ईमानदारी की मिसाल है बहुत बड़ी। ये बड़ी अच्छी बात है, अप्रिसिएशन साइड एज वेल। और ऐसा होता है कि सर आप पैसे देख लें या कुछ चीज़ देख लें तो बिला वजह आप लालची हो जाते हैं बाजुकात, लेकिन ऊपर से पाकिस्तानियों का जो पोर्ट्रे इमेज किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पर भी, दूसरे ममालिक में भी, उसको भी डिनाई किया है इन्होंने। अली हसन गुजर, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। अली हसन गुजर टैक्सी ड्राइवर का नाम था और बहादुर अली उस मुसाफिर का जो अपने पैसे टैक्सी में भूल गया था। अच्छा जी, मजाक के उसको वापस किया। हाँ, बहुत ही खराज तहसीन पेश करने वाली बात है। अक्सर गाए गाए हम देखते हैं इस तरह की मिसालें हमें मिलती हैं जब किसी मुल्क में बाहर होते हैं, इवन पाकिस्तान में भी रिक्शा वाले, टैक्सी वाले मालकान को रकम लौटा देते हैं। ये बड़ी खुशाइंद बात है और मेरे ख्याल में इसकी तमाम ऐसे लोगों की तहसीन की जानी चाहिए जो इस तरह काम करता है। इनाम के तौर पर नवाजना भी चाहिए। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। डेली डोज की अगली खबर बड़ी ज़बरदस्त सी है। एक खातून है और बदीन की बाहिम्मत, ये पाकिस्तानी खातून है और ज़िला बदीन की तहसील है मातली, उसके छोटे से इलाके से इनका ताल्लुक है। पोलियो की कैंपेन अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से भी हमने काफ़ी ज़्यादा चलाई है। इस कैंपेन को हमने ड्राइव किया और आपको कन्विंस करने की कोशिश की है कि पाकिस्तानी नौजवानों को माजूरी से बचाने के लिए उन्हें पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं। लेकिन ये बाहिम्मत खातून सर बाइक पर खुद जाती हैं, डोर बाय डोर हर घर का जाके दरवाज़ा नॉक करती हैं और कहती हैं कि अपने बच्चों को बाहर बुलाएं, उन्हें पोलियो के कतरे पिलाने हैं। और ये ऐसा इलाका है सर जहाँ ट्रांसपोर्टेशन ज़ीरो है। अमीना नाम है इनका, अमीना नाम है इनका और 2000 में बतौर पोलियो वर्कर इन्होंने ज्वाइन किया था पोलियो कैंपेन को और उस वक्त से लेके अब तक ये काम कर रहे हैं। अब ये सेक्टर इंचार्ज के तौर पे काम करती हैं और इन्होंने बताया कि जिस वक्त इन्होंने अपने गांव के बाकी लोगों को कहती थी कि मुझे मोटर बाइक पे बिठा के ले जाओ तो कोई तैयार नहीं होता था। और उस वक्त 2016 में इनके वालिद जिंदा थे, हयात थे, उन्होंने इनको कहा कि तुम खुद अपनी मोटरसाइकिल ले लो और चलाओ। ऐसे वालिद की भी तहसीन की जानी चाहिए कि जिन्होंने अपनी बेटी को प्रमोट किया, जिन्होंने अपनी बेटी का हौसला बढ़ाया और अब ये मोटर बाइक पे अपने गांव नहीं बल्कि आसपास के गांव जो हैं वहाँ भी जाती हैं, पोलियो के कतरे पे लाती हैं। और आप ये देखो कि एक इंतहाई शानदार काम है और सर एज भी अच्छी खासी है, बहुत ज़्यादा यंग भी नहीं है। और ऐसे इलाके में जहाँ पर देखिए आप इस वक्त गर्मी शदीद है, सहूलियात का शदीद फुकदान है और घर एक घर से दूसरे काफ़ी दूर हैं। और अगर इलाकों की बात की जाए तो बदीन का ये जो ज़िला है, ज़िला बदीन की तहसील है मातली, उसके एक छोटे से गाँव, सर गाँव का नाम है जानी खासखेली, उस गांव का नाम है। ना सिर्फ वहाँ जाती है बल्कि इर्द गिर्द के जो मुल्हका इलाके हैं जहाँ पर उन्हें खदशा है इस चीज़ का कि बच्चों तक पोलियो के कतरे नहीं पहुँच पा रहे या वहाँ पर टीम नहीं जा पा रही या वहाँ पर वर्कर्स नहीं जा पा रहे, उनको वहाँ जाकर खुद कतरे पिलाती है। और इस चीज़ की जिम्मेदारी भी और बेड़ा उन्होंने खुद उठाया हुआ है कि इस चीज़ को देखती हैं कि कहाँ कहाँ पोलियो के कतरे पिलाए जा चुके हैं और कहाँ कहाँ पर नहीं पिलाए। शुरू में वो कहती हैं कि बहुत मुश्किलात का सामना था, जब मोटर बाइक भी चलानी शुरू की है लोग मजाक उड़ाते थे, लोग तंज करते थे, तनकीद करते थे और कहते थे कि ये देखो ये क्या मोटर बाइक चला के गांव की इज़्ज़त को ख़राब कर रही है। लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की, अपने काम से लगी रही और अब एप्रिसिएशन उनकी शामिल हो गई है लोगों की। तो क्या बात है, ये विजुअल में भी आप देख रही हैं, बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है सर मुझे। हाँ, किस तरीके से हिम्मत के साथ ये जाती हैं। बड़ा काम है भी मोटर बाइक भी चलाना, डेटा एंट्री भी करना। वैसे बड़ा मुश्किल काम होता है। पोलियो की जो ड्यूटी है, एक तो टफ तो है ही है, लेकिन पाकिस्तान में फिर कुछ ऐसे इलाकों में लोग भी इनको बच्चों को पिलाने के हवाले से भी बड़े मसाइल होते हैं, लोगों को कन्विंस करना भी बहुत बड़ा मसला है। आप देखें एक खातून जो एक अकेली इतनी गर्मी, जैसे रसोआ कह रही थी कि गर्मी बड़ी ज़्यादा, वैसे भी इन इलाकों में गर्मी शदीद होती है और एक घर दूसरा घर, क्योंकि मैं इन इलाकों में काफ़ी गया हूँ, अंदरूनी सिंध जितने भी इलाके, तो शदीद किस्म की गर्मी और फिर घर एक दूसरे से दूर भी होते हैं और लोगों के साथ वो कम्युनिकेशन करना, उनको समझाना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, बाहिम्मत खातून है और इसको जाहिर बात है शुरुआत में बहुत तनकीद होती है और हमारे लोगों की ये आदत है कि हम तनकीद करते हैं, लेकिन जब वक्त आता है, चीज़ें बदलती हैं, हालात बदलते हैं, तो बहुत सारी लोग जो है वो फिर आपके हक़ में बोलना शुरू कर देते हैं। और आप आज देखें ये वीडियो हम इसलिए चला रहे हैं कि उसने कमाल का काम किया है। हाँ,
हम तो अप्रिशिएट कर रहे हैं। और इसके अलावा सर देखिए, पोलियो वर्कर्स के लिए कोई ख़ास किस्म की बहुत ज़्यादा आपको हाईली क्वालिफाइड नहीं होना पड़ता या क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा ना हो। अगर इस खातून खाना की बात की जाए तो आप देखें कि वहाँ पर अगर सहूलियात नहीं है तो तालीम भी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए उन्होंने अपनी इसको अखलाकी ज़िम्मेदारी समझा है, मुआशरती ज़िम्मेदारी समझा है और वो खुद बाहर निकली हैं और पोलियो कैंपेन का हिस्सा बने। तो जी आगे बढ़ते हैं। आगे सर खबर जो ये है कि सुरों के हमारे बादशाह और पाकिस्तान का फ़ख्र भी हैं और बहुत ज़बरदस्त गाते हैं, राहत फ़तेह अली खान जो है अब वो सब FPR के रडार पर आ गए हैं। कि दो जी टैक्स दो, कितने आप बाहर जाके कमाते हैं, कितने आपने गाने गाए हैं बॉलीवुड हॉलीवुड, और फिर अब हिसाब दे ज़रा। तो ये रडार पर आ गए हैं, अब इनसे इंक्वायरी शुरू हो गई है सर। उनका एक खुफिया अकाउंट पकड़ा गया है जिसमें 6 करोड़ 55 लाख रुपए तकरीबन थे। और 6 करोड़ 55 लाख रुपए उन्होंने छुपाए हुए थे, जिसके ऊपर उनसे जब पूछा गया तो वो कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके कि ये पैसे कहाँ से उनके पास आए हैं। और इस बुनियाद के ऊपर फिर FBR ने उनको 4 करोड़ से ज़्यादा का नोटिस दे दिया है और ये कहा है कि जनाब आप ये पैसे जमा कराएं अगर आपने अपनी जान छुड़ानी है। हकीकत यही है कि ये चूँकि अनडॉक्यूमेंटेड होता है, लोग भी जो जब इनके कॉन्सर्ट्स होते हैं, मुझे ये मालूम है आज से कुछ साल पहले तक कहा जाता था कि राहत फ़तेह अली खान जो है एक प्राइवेट कॉन्सर्ट का फंक्शन का 35 लाख रुपए लेते हैं, उसके अलावा जो फिर लोग ऊपर पैसे लुटा देते हैं वो लहजा होते हैं। तो अब तो रकम बढ़ के पता नहीं कहाँ तक पहुँच गई होगी। सर रिसेंटली मैं एक शादी पे गई, प्राइवेट शादी थी, वहाँ पे इन्होंने कवाली करनी थी, उस शादी में कम से कम 60 लाख इन्होंने चार्ज किया सिर्फ आने का। और टिकट्स वगैरह भी आपको पता है अपना क्राइटेरिया होता है इनका आने का, बड़ा स्वाग होता है, बड़ा क्लास होती है और लोग बड़ा सुनते हैं। लाइव सुनना राहत फ़तेह अली खान को एक स्टैंडर्ड समझा जाता है। तो सर उस फंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो 60 लाख इन्होंने चार्ज किया। अब ये प्राइस पता नहीं क्या है, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा होगी तो इनकी प्राइसेस भी हाई होंगी, लेकिन भी आपको हिसाब देना पड़ेगा कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कितने पैसे आ रहे हैं। और सर आपने एक चीज़ नोट की, 12 इनको एयरपोर्ट पर भी रोका गया है। जब इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, दुबई जाते हैं या भारत अगर जाते हैं तो आना जाना तो इनका लगा रहता है, वहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं या इसके अलावा फंक्शंस होते हैं। बाहर लाइव कॉन्सर्ट बहुत इनका पसंद किया जाता है। पाकिस्तानी नयाद बहुत बड़ी तादाद में जो बाहर UK, अमेरिका, पेरिस, मुख्तलिफ कंट्रीज़ में रहते हैं, वो इनको सुनना बहुत पसंद करते हैं। तो बेसिकली जितने भी लोग हैं ना, मतलब अदाकार वगैरह, इनके बारे में गाय खबरें आती रहती हैं कि ये फंस जाते हैं, एयरपोर्ट पे रोक लिया, कहीं पे हो गया। राहत फ़तेह अली खान को इससे पहले हम जानते हैं, जैसे आपने बात अभी की, हिंदुस्तान में ये पकड़े गए थे। हिंदुस्तान में भी ये रकम थी कैश की जो लेके जाना चाह रहे थे और इनको गिरफ्तार किया गया था, फिर छोड़ भी दिया गया। लेकिन यह है कि उसके बाद से इनके ऊपर एक तरह की पाबंदी आने की। तो राहत को बहरहाल ये चाहिए और बाकी भी लोग जो हैं टैक्स तो पूरा अदा करें ना भाई, ये तो मुमकिन नहीं है कि आप कमाएं बहुत ज़्यादा और टैक्स अदा ना करें। तो ये चीज़ ज़रूरी है और हर पाकिस्तानी के लिए, किसी भी मुल्क में आप हैं, टैक्स आपने ज़रूर देना, ये आपका फरीज़ा है, ये आपका फ़र्ज़ है। हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, डेली डोज हो गया कंप्लीट। अब टॉप स्टोरीज की तरफ डिटेल में हम जाएंगे, लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद आपने देखते रहना है गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। इस वक्त अगर देखा जाए पूरे मुल्क में बहुत ज़्यादा ख़रीदारी होनी चाहिए थी जानवरों की, लेकिन मसला ये है कि महंगाई इतनी ज़्यादा है और जानवर इतने महंगे हैं कि जिसकी बुनियाद के ऊपर मंडियों की रौनक, जहाँ मवेशी मंडियाँ लगी हुई हैं, मांद पड़ी हुई है। लोग मंडियों की तरफ जाते हैं, बहुत से लोग जाते हैं, लेकिन जाके रेट सुन के वापस भी आ रहे हैं और जो लगा के वापस आ जाते हैं। हाँ, जो व्यापारी हैं वो कह रहे हैं कि हम कम कीमत के ऊपर जानवर फरोख्त नहीं करेंगे। वो भी बड़ी मुश्किल में बेचारे। उसकी वजह यह है कि अगर जानवर उनको वापस ले जाने पड़े तो उनके लिए दुगना खर्चा हो जाएगा, काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि ज़ाहिर वो आते हैं, ट्रैवल करते हैं, ट्रांसपोर्ट के पैसे देते हैं, उसके बाद मवेशी मंडियों में वो जो दाखिला फ़ीस होती है वो देते हैं, तो काफ़ी मुश्किल की सूरत हाल है। लेकिन ये सूरत हाल किस शहर में कैसी है आपको हम ये अपडेट करेंगे। लेकिन उससे पहले सर अगर हम बात करें व्यापारियों की, तो ख़ास तौर पर वो ये गिला शिकवा भी बहुत करते हैं कि हमारे पास सहूलियात नहीं है, बारिशें हो जाए तो कीचड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है और रेट्स हाई होने की उनके पास एक ही वजह है कि महंगाई बहुत ज़्यादा होगी। पूरा साल इन जानवरों को खिलाना पिलाना, इनकी देखभाल करना, हम एक अच्छे पैसे इन्वेस्ट करते हैं और फिर अगर हम प्रॉफिट भी ना लेके जाएँ। सोहा, ये बात दुरुस्त है कि एक तो इंतज़ामिया जो है, जिस तरह हम देखते हैं मवेशी मंडी में जब हम जाते हैं, और काफ़ी मैंने वहाँ से रिपोर्टिंग भी की है,
तो वो चीज़ मैं देखता हूँ, वहाँ पे मैं हैरान होता हूँ कि इंतज़ामिया आपसे बाकायदा पैसे तो लेती है, लेकिन इंतज़ामिया जो है वो बिल्कुल नज़र ही नहीं आती है, और इंतज़ामात बिल्कुल होते ही नहीं। जो जानवर है बेचारे बारिश में भी ऐसे, और वहाँ पे इस किस्म का कीचड़ होता है कि वो वहाँ पे जाना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो ये बात आपकी दुरुस्त है कि वो उनसे पैसे, उनसे चार्जेस भी लिए जाते हैं, और बहुत बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं दूर दराज इलाकों से आते हैं, साहिवाल, मुख्तलिफ ऐसे इलाके, पंजाब के दूर दराज इलाके, जहाँ से वो मवेशियाँ ले आते हैं। मंडियों तक रसाई जो है बड़ा मुश्किल काम होता है, गाड़ियों को ट्रांसपोर्ट के अलग चार्जेस। यहाँ तक जब वो पहुँचते हैं तो लोग जो है वो कम रेट पे डिमांड करते हैं, और वो रेट उनको भाता नहीं है। तो ये मसाइल हम मवेशी मंडी में बहुत ज़्यादा देखें, और इस बार बहुत ज़्यादा है। लास्ट टाइम मेरे ख्याल 2-3 दिन पहले मैं गया था, तो वहाँ पे मैंने सूरत हाल देखी, बहुत मुख्तलिफ है। इससे पिछले साल काफ़ी चीज़ें हमें सस्ती मिल रही थी, रश भी होती थी, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि लोग आते हैं, रेट का पता करके निकल जाते कहीं और। कोशिश लोगों की भी, क्योंकि महंगाई है और हर चीज इतनी महंगी है, तो हर बंदा सोच रहा है कि क्या कुछ ऐसा जानवर जो मुनासिब कीमत में मिल जाए। ये हमारे जो व्यापारी है भी काफी ब्लंट हो गए हैं। जब बार्गेनिंग कर रहे होते हैं ना, बाजू का कस्टमर्स आए कहते हैं कि सिर्फ इतनी प्राइस में दे दें, तो आगे से व्यापारी कहते हैं आप तस्वीर खींचे और चले जाएं, इतने पैसे में तस्वीर ही खींची जा सकती है, इतने पैसे में बकरा नहीं मिलता। हम चलते हैं नौशहरा फिरका की तरफ, नौशहरा सेल्फी ले ले, नौशहरा फिरका की तरफ चलते हैं। नौशहरा फिरका की भी सूरत हाल वही है, वहाँ पे भी मंडियाँ बेरौनक नज़र आ रही हैं, लोग कम हैं। जितने एक्सपेक्ट कर रहे थे व्यापारी कि वहाँ पे ख़रीदार आएंगे, उतने ख़रीदार नहीं हैं, गहमा गहबी उतनी नहीं है। लेकिन हमारे नुमाइंदे हैं मियाँ मंजूर अहमद, उनसे चल के बात करते हैं, देखते हैं कि वो क्या बताते हैं हमें इस मवेशी मंडी के बारे में। जी मियाँ मंजूर अहमद। ईद कुर्बान के करीब आते ही नौशहरा फिरका में भी मवेशी मंडियां कायम कर दी गई हैं, लेकिन मवेशी मंडियों में खरीदार ना होने के बराबर है, क्योंकि इस साल जो है जानवर की कीमत 30 से 40 हज़ार रुपए जायद होने की वजह से महंगाई आसमान से बातें करते हुए दिखाई देती है। ग्राहक आते हैं और भाव ताव करने के बाद वापस चले जाते हैं। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है जो मंडी में भाव ताव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आई जानते हैं उनसे कि इस साल कुर्बानी के जानवर की कीमत के हवाले से उनका क्या कहना है। ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਮੰਡੀ ਇਸ ਸਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਰੇਟ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 50,000 ਦਾ ਸੀ ਹੁਣ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ताकि ਅਸੀਂ ਵੀ सुन्नत इब्राहिमी अदा कर सकिए। जैसा कि आपने शहरी की बात को सुना, उनका कहना है कि महंगाई जो है वो आसमान से बातें करते हुए दिखाई दे रही है। उन्होंने हुकूमत से अपील की है खुदारा महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इकदाम किए जाए ताकि गरीब आदमी जो है वो सुन्नत इब्राहिमी को अदा कर सके। जी आपने अपडेट किया, आपका बेहद शुक्रिया। और सर आपस की बात है, शहरी वाकई एक था वहाँ पे। हाँ। देखने के लिए भी नहीं लोग आ रहे क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है। लेकिन चलिए हमने आपको ये तो हाल बता दिया कि कस्टमर्स जो है वो मार्केट्स जा रहे हैं या नहीं जा रहे, लेकिन ज़रा हम रुख कर लेते हैं गुजरांवाला का, जहाँ पर ये शहर समझा जाता है कि खाने पीने के अतबार से काफ़ी रिच किस्म का ये जो है शहर है। लेकिन वहाँ पर व्यापारी जो है वो क्या रोना रो रहे हैं, इंतजामात हैं या नहीं है, मंडियाँ तो कायम कर दी हैं लेकिन सहूलियात फराहम की है या नहीं की, इस पर हम डिटेल्स ले लेते हैं। बिलाल शफीक वहीं पर मौजूद हैं। जी बिलाल बताएगा व्यापारी क्या कहते हैं इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, देखें ईद उल अज़हा पर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए गुजरांवाला में मुख्तलिफ मकामात पर जो है मवेशी मंडियाँ कायम कर दी गई हैं। जानवरों की एक बड़ी तादाद जो है गुजरांवाला के मवेशी मंडियों में इस वक्त मौजूद है। ऊँट, बैल, बकरे की एक बड़ी तादाद जो है मवेशी मंडियों में मौजूद है। लेकिन गर्मी की शिद्दत और दूसरी तरफ महंगाई की स्थायी वाम जो है मवेशी मंडियों का रुख नहीं कर रही। मवेशी मंडियाँ जो है बेरौनक नज़र आ रही हैं। व्यापारी जो है वो भी काफ़ी परेशान है। व्यापारियों का कहना है कि दूर दराज के इलाकों से जो है वो जानवर इन मवेशी मंडियों में फ़रोख्त करने के लिए लाए हैं, लेकिन जो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मंडियों के अंदर प्रॉपर इंतजामात नहीं किए गए, साथ ही साथ इनको किसी किस्म की जो है सहूलियत नहीं दी जा रही। काफ़ी ज़्यादा अखराजात गुजरांवाला की मवेशी मंडियों में हो रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ व्यापारी मौजूद है, इन व्यापारियों से जानते हैं कि इनको फिल वक्त गुजरांवाला की मवेशी मंडियों के अंदर किन मुश्किलात का सामना। जी भाई बताइए। जी मुश्किलात का क्या सामना करना पड़ता है। ये जो दुकानें हैं ये 17-17 हज़ार किराए में ली हुई हैं, ना तो कोई सफाई वाला आता है। अगर कमेटी वाले आते हैं रोज़ाना हमारा कोई ना कोई एक आधा आदमी पकड़ के ले जाते हैं। कभी 5,000 दे के छुड़वाना पड़ता है, कभी 10,000 दे के छुड़वाना पड़ता है। ये देखे ये तरपाले उतार के फेंक जाते हैं, फाड़ जाते हैं, बहुत तंग करते हैं। ना तो पानी मिलता है इधर, ना किसी चीज़ की सहूलत है। 2 दिन पहले एक बछड़ा भी खुल के हमारा चोरी हो गया इधर से। हाँ जी, जैसा कि आपने व्यापारियों से जाना है, इनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है। इनका कहना है कि गुजरांवाला की मवेशी मंडियाँ में ना तो पानी की सहूलत मौजूद है और ना ही ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से प्रॉपर इंतजाम किए गए हैं। जी ठीक है, तो ये पैसे किस चीज़ के चार्ज कर रहे हैं, ना पानी दे रहे हैं और ऊपर से उनका चोरी भी हो गया बछड़ा।
हाँ, बड़ी ज्यादती है, मतलब ये देखा जाए तो। और वो देखो उनके चेहरे के ऊपर जो एक मायूसी थी है। वो बहुत मतलब परेशान कुन है। लेकिन यह है कि ये मायूसी उन लोगों के चेहरों पे भी है जो जाते हैं। ये जो इंतजामिया है ये उमूमन आपको खड़े तो नजर आएंगे, लेकिन ये लोग भी रिश्वत वसूल करते हैं बाकायदा। और मैंने कई दफा रंगे हाथों पकड़ के असिस्टेंट कमिश्नर को पकड़ा है कि भाई ये पुलिस है, इसने मेरे सामने रिश्वत ली। और ये बात दुरुस्त है कि उनसे जानवर भी लिए जाते हैं, बाकायदा जानवर लेके चले जाते हैं कि भाई ये साहब जी ने मांगा है, साहब जी के हवाले कर दो। ये चीज़ मैं खुद देखी और मैंने असिस्टेंट कमिश्नर को पकड़ा के कि भैया ये लोग हैं, मेरे पास वीडियो है, आप इनको पकड़ लें। लेकिन कार्रवाई होती नहीं, वो आपको पता है। लेकिन बात साहिवाल की जाए और मवेशियों के हवाले से वैसे ही बहुत मशहूर है। और साहिवाल की जितने भी मवेशी हैं मुल्क के मुख्तलिफ कोनों में जाते हैं, तो मेरे ख्याल में वहाँ पे भी हमारा रिपोर्टर मौजूद है सुहा, उनसे बात कर लेते। शाहिद रफ़ीक है, उनसे जान लेते। शाहिद रफ़ीक, वहाँ क्या सूरत हाल है, साहिवाल में क्या सूरत हाल है? यहाँ पे तो मवेशी मंडियाँ जो हैं खाली नज़र आती हैं, कहीं महंगाई का रोना, कहीं इंतज़ामिया के हवाले से जो है वो चीज़ें बताई जा रही हैं उनके हवाले से। आप बताएं क्या सूरत हाल है साहिवाल में इस वक्त? बिल्कुल, साहिवाल में भी ईद कुर्बान नज़दीक आते ही जो कैटल मार्केट की तरफ से मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से यहाँ पर मवेशी मंडियाँ लगाई गई हैं। साहिवाल में, कमीर में, हड़प्पा में और चीचावतनी में लगाई गई हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पर ईद कुर्बान नज़दीक आते ही ख़रीदारों का भी काफ़ी गहमा गहमी है। और व्यापारी हजरात जो यहाँ पर अपने जानवर लेके आए हैं वो भी अच्छी खासी तादाद में मौजूद है, मगर अभी तक उस तादाद में जानवर बिक नहीं रहे, क्योंकि ख़रीदारों का यह कहना है कि मंडी में रेट बहुत अभी तक ज़्यादा है। और व्यापारी ये कहते हैं कि हमारे जानवरों पर मेहनत ही इतनी ज़्यादा हुई होती है और इतनी ज़्यादा महंगाई के बाद हम किस तरह से अपने जानवरों को सस्ता बेच सकते हैं। और इसी कश्मकश में ख़रीदार भी आ रहे हैं। और मैं इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो मंडी साहिवाल की मंडी लगी हुई है, ये साहिवाल से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर आरवाला रोड पर लगाई गई है। वहाँ पर कमिश्नर साहिवाल ने 2 वैगनें भी खड़ी की हैं जो मुफ्त शटल का तौर पर यहाँ तक आती हैं, वहाँ पर लोगों को लेकर यहाँ पर आती है। मगर देखा यह गया कि वो भी खाली की खाली खड़ी होती है। जिसने मंडी में आना है, जिसने कोई जानवर खरीदना है, उसने खुद अपनी सवारी पर ही आना है, वो वैगन में बैठकर तो यहाँ पर आ नहीं सकता। आवाम का ये कहना है, व्यापारियों का यह है ना कि मंडी में ज़्यादा से ज़्यादा मवेशी मंडी में ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात भी दी जाएँ, ताकि हम जो यहाँ पर टैक्स पे करते हैं उतनी ही सहूलियत यहाँ पर मुयस्सर नहीं है। और इसी तरह से जो ख़रीदार आ रहे हैं उनका कहना है कि मंडी थोड़ी सी भी जब रेट कम होंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कुर्बानी के लिए जानवर ले सकेंगे। ठीक है शाहिद, थैंक यू शाहिद रफ़ीक, बहुत मेहरबानी। काफ़ी तफसील से इन्होंने बताया साहिवाल की बहुत बड़ी मंडी होती है और जानवर बहुत ज़्यादा वहाँ से बड़ी तादाद में लोग लेके जाते हैं। लेकिन वहाँ पे भी सूरत हाल वही है, महंगाई के हाथों लोग परेशान है। और ये महंगाई, इसको थोड़ा सा अगर लिंक कर लें, कल वो जो स्टेट बैंक के गवर्नर ने एक बयान जारी किया, उसके तहत ये है कि ये महंगाई 1 साल तक और जारी रहनी है। नई मॉनेटरी पॉलिसी का उन्होंने ऐलान किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि 15% के ऊपर जो सूद है उसको बढ़ा दिया गया है। शरह सूद बिल्कुल वो बढ़ जाएगा और 20% से ज़्यादा जो है महंगाई बढ़ जाएगी। रोज़ साहब, 20% हालात मजीद ख़राब होने, मतलब हमें कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आती, ना हमें कोई झूठा दिलासा। वैसे वो तो बड़े देते रहते हैं हमारे पॉलिटिशियन, ये माहिर इस चीज़ में। लेकिन ये है कि गरीब का खून जो है मजीद नचोड़ दिया जाएगा। और भाई उम्मीदें बाहर रख, हमसे उम्मीद रख सकते हैं, लेकिन वो भी अपना नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती सर, कोई राह फरार भी इख्तियार नहीं कर सकते। जीना भी है, खाना भी है, पीना भी है, लेकिन उसके बावजूद भी महंगाई है, उसको डाइजेस्ट भी करना है। अभी तो हमने बिजली का जिक्र नहीं किया, कल बिजली के रेट जो बढ़ गए हैं ईद से पहले एक दफा तकरीबन 8 रुपए पर यूनिट, और ये इसमें और इजाफा होना है। नेपरा ने जो रिकमेंडेशन दी है उसके तहत बिजली के रेट बढ़ जाएंगे। खैर सर, आगे चलते हैं, शहर औलिया ले जाते हैं इन सबको, मुल्तान का जिक्र कर लेते हैं। हाँ, मुल्तान का जिक्र कर लेते हैं। मवेशी मंडियाँ वहाँ भी सज गई हैं और हमारे नुमाइंदे इमरान कुरैशी वहाँ पे मौजूद हैं, उनसे चल के बात करते हैं, उनसे देखते हैं वहाँ की सूरत हाल क्या है। जी इमरान। जी बिल्कुल, ईद कुर्बा की आमद है और मवेशी मंडी में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर मौजूद हैं, छोटे जानवर, बड़े जानवर और बछड़े और जो है दुम्बे वगैरह और बकरे वगैरह मौजूद हैं। यहाँ पर ख़रीदार भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर महंगाई जो है, महंगाई की वजह से जो है ख़रीदार काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ ख़रीदार मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। क्या कहेंगे भाईजान, क्या रेट लगाया आपने इसका, क्या मांग रहे हैं व्यापारी? क्या जी, पिछले साल की निस्बत रेट तो बहुत ज़्यादा है, महंगाई भी है, महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा रेट है। तो इसका 3.5 लाख रुपए मांगा इन्होंने, तो मैंने 2.5 लाख कहा इनको। देखो शायद अगर कोई रेट बन जाए तो। जी
बात आपने सुनी, इनका यही कहना है कि पिछले साल जो रेट था 2.5 लाख का जानवर था, वो अभी इस वक्त जो है 3,70,000 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है, मांग रहे हैं व्यापारी उसका। और इस वक्त जो है इनकी डील चल रही है और इनका ये कहना है कि 2,70,000 रुपये उन्होंने इस बछड़े के लगा दिए हैं और जो है इनकी अब डील जारी है। देखते हैं अगर ये कामयाब होते हैं। इनका यही कहना है कि महंगाई की वजह से जो है काफ़ी परेशान है, मगर कुर्बानी है, कुर्बानी करनी है, जानवर ख़रीदना है, इस वजह से जो है इनकी आपस में डील हो रही है। देखते हैं कहाँ तक इनका जो है किस्मत आजमाई होती है। शाहिद इमरान कुरैशी ने हमें इस हवाले से डिटेल से अपडेट किया। सर एक और चीज़ है जो कि मैंने नोट की है, पिछले साल भी काफ़ी ज़्यादा था, महंगाई बहुत ज़्यादा होने की वजह से व्यापारी पहले दिन भी ईद के कहीं नहीं जाते, वो इन मंडियों में रहते हैं। लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद सर ईद के पहले दिन जाकर भी जानवर ख़रीदती है ताकि वो ईद के सेकंड डे सुन्नत इब्राहिमी को पूरा कर सके। और ये उनका ख्याल होता है कि भी शायद रेट्स थोड़े कम हो जाए। सर हो भी जाते हैं क्योंकि व्यापारी ने घर जाने से पहले आधे से ज़्यादा जानवर बेच कर जाने होते हैं। बिल्कुल, सेकंड डे पे जो लोग लेते हैं उनको थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है। लेकिन अब व्यापारी भी बड़े चालाक हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, उन्होंने भी रेट उसी हिसाब से मतलब बढ़ा के रखे होते हैं। लेकिन पूरे मुल्क का अगर हम जायज़ा लेंगे तो हमें यही पता चलेगा कि सभी जगह हमने कुछ शहरों की आपको सैर करवाई है और कुछ शहरों में आपके नुमाइंदों से बात करवाई है, अपने नुमाइंदों से, और हमने ये देखा कि हर जगह ही तकरीबन महंगाई का रोना रो रहे हैं लोग, सहूलियात के फुकदान का रोना रो रहे हैं। एक बात मैं ऐड कर दूँ कि इस दफ़ा चूँकि कोरोना थोड़ा सा बड़ा है तो इंतज़ामिया की तरफ से पूरे मुल्क के लिए ये अलर्ट जारी किया गया कि जब आप मवेशी मंडी में जाएं तो अपने चेहरे के ऊपर मास्क लगा के जाएं, सैनिटाइज़र जो है उससे अपने हाथ बार बार धोएं। मैं तो हैरान हो गया हूँ, मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि इतना ज़्यादा बलोची फिल्म, लियारी से ताल्लुक़ रखने वाले आदिल बजिंजो ने ये फिल्म बनाई है। मेरी एक्सपेक्टेशन से कम बहुत बेहतर है। मुझे पिक्चर्स बड़ी अच्छी लगी, हमने जो बलोचिस्तान की खूबसूरती दिखाई है, वो जो साहिल दिखाया है, समंदर दिखाया है, वो व्यू बड़ा ज़बरदस्त था, एक्टिंग बड़ी ज़बरदस्त थी, ट्रेलर आपको बड़ा अच्छा लगा? काफ़ी मुझे वे एक्टर जो हैं वो लिए, अनवर इकबाल मुझे याद है, बड़े टीवी के मशहूर एक्टर थे, उनकी झलक मुझे नज़र आई है, और भी ऐसे एक्टर हैं। तो बहरहाल उम्मीद है लोग देखेंगे सिनेमा में जाके, बलोची लोग हैं, इसको एंजॉय करेंगे और आपको देखना भी चाहिए। हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हम वापस आते हैं, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। सोहा इस सेगमेंट में हमारे साथ नहीं है चूँकि हमारे साथ इस वक्त 3 इंतहाई होनहार सपूत पाकिस्तान के मौजूद हैं जो हालिया 1-2 माह के अंदर अंदर अभी ये लौटे हैं। कितने देर हुई आपको लौटे पे? रिसेंटली 1 वीक पहले हमारी टीम आई है। अच्छा जी। तो ये वर्ल्ड रेसलिंग मैस जो फेडरेशन है, इसके कोच हमारे साथ मौजूद हैं, इसके 2 रेसलर हमारे साथ मौजूद हैं। ये रशिया में होने वाली एक जो चैम्पियनशिप है उसमें तीसरे नंबर पे पाकिस्तान रहा है। तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ है कि 45 मुल्कों के मुकाबले में पाकिस्तान ने इतनी ऊंची पोजीशन हासिल की है। इनसे मैं आपको तारुफ़ करवाता हूँ। मोहम्मद राशिद हेड कोच हैं मैच रेसलिंग फेडरेशन के, पाकिस्तान मैच रेसलिंग फेडरेशन के। आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ़ लाने का। हमारे साथ मोहम्मद आलिम रेसलर हैं, ये भी अभी कंपटीशन में हिस्सा लेके आ रहे हैं, आप भी। और हमारे साथ अली अज़हर हैं, ये भी रेसलर हैं और जो वहाँ पे इन्होंने आला कारकर्दगी दिखाई है उसका एक अगर ये कहा जाए कि जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। आप हेड कोच हैं, सबसे पहले ये बताइए ना कि ये जो तारीख़ी पाकिस्तान को फ़तह हासिल हुई है, कोई ख़ास आपने टेक्निक अपनाई, स्ट्रेटजी अपनाई, ज़्यादा मेहनत की, मदद ज़्यादा रही, क्या चीज़ है मतलब? जी, सबसे पहले तो मैं जितनी हमारी पाकिस्तानी कौम हमें देख रही है सबको इस बात की मुबारकबाद पेश करता हूँ कि पाकिस्तान मास रेसलिंग ने ये पहली दफ़ा ये अचीवमेंट हासिल किया है कि पाकिस्तान की तीसरी पोजीशन आई है एक मेगा इवेंट के अंदर। ठीक है। ये इवेंट रूस में खेला गया है। हर 4 साल के बाद ये मेगा इवेंट होता है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप मास रेसलिंग, और इसमें पाकिस्तान ने भी, पाकिस्तानी कौमी दस्ते ने 15 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, और जिसमें 11 एथलीट और 2 रेफरीज़ और साथ में 2 हमारे ऑफिशियल थे, जिनमें सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगा हमारी इस गेम के प्रेसिडेंट नवाब फुरकान खान साहब, जिनकी अनथक मेहनत और रात दिन लगन की वजह से आज हम इस मकाम पर पहुँचे हैं कि एक ऐसे बिग इवेंट में, मेगा इवेंट में पाकिस्तान ने तीसरी पोजीशन हासिल की है। इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ कि हमने मुल्तान के अंदर इस गेम का कैंप लगाया था,
कैंप 1 माह का, उसमें हमने बेस्ट से बेस्ट एथलीट्स जो थे मास रेसलिंग के, उधर हमने उनको हायर किया और उनको कैंप किया, उनका ट्रेनिंग, डाइट, सारा उनका प्रॉपर जो है ना वो हमने ख्याल रखा। और इसके बाद फाइनल ट्रायल्स के अंदर जो बेस्ट थे हमारे पाकिस्तान के रेसलर्स, उनको हम सेलेक्ट करके लेके गए। और अल्हम्दुलिल्लाह इस इवेंट में हमारे रेसलर्स, मोहम्मद आलम ने सिल्वर मेडल, मोहम्मद अज़हर अली ने अपना सिल्वर मेडल, और इसके साथ साथ लड़का है शराज, वो ब्राउन मेडल, उसके अलावा क्या नाम है उसका, मोहम्मद साद सिल्वर मेडल, और एक लड़का वकास भट्टी जिसने बहुत ज़बरदस्त फाइटिंग की है उधर ओपन वेट कैटेगरी 125 में उसने खेला है, तो उसने भी सिल्वर मेडल हासिल किया है। ठीक है। तो इसके पीछे दो बड़ी यानी कि मेहनत और कोशिशों और काविशों से ये टीम हम इधर से लेके गए, और ये कोई गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं थी, ये हम खुद फेडरेशन की तरफ से, जो नवाब फुरकान खान साहब हैं, उन्होंने सारे मामला अपने हैंड पे लेके बच्चों के लिए कहीं ना कहीं से, कहीं डोनर से, कहीं कंपनी से, ये अपने बिहार पे उन्होंने ये स्पॉन्सर लिया और इस टीम को ले गए। ये गवर्नमेंट की तरफ से कोई मदद नहीं है, मदद नहीं मिली। अच्छा, जिस तरह पाजी हम देखते हैं कि ये बात आपकी दुरुस्त है, जितने भी आते हैं वो यही गिला शिकवा, यही रोते हैं हमारे जितने भी एथलीट्स हैं, जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड लोग हैं, कि भैया हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं होती। लेकिन ये बताएं कि कितना मुश्किल होता है कि जो सामने वाली टीम है, गवर्नमेंट की भी सपोर्ट है, उसके साथ साथ वहाँ के अवाम की, तो चलो पाकिस्तानी अवाम की भी चलो सपोर्ट होती, लेकिन उनकी अवाम ज़्यादा जो है वो अपने एथलीट्स हैं उनको ज़्यादा सपोर्ट करती है हमारे मुकाबले में, मैंने जो देखा है। इसी के साथ साथ जो स्पॉन्सर भी बहुत ज़्यादा होते हैं। आप जब जाते हैं प्रॉपर सारी चीज़ें नहीं होती और फिर मुकाबला करना कितना टफ होता है, कितना मुश्किल होता है आप जैसे लोगों के लिए वहाँ पे? दरअसल बात यह है कि ये चीज़ हम जो हमारे एथलीट्स होते हैं ना, ये हम उनसे ना तो डिस्कस करते हैं, ना उनको बताते हैं कि ये हम स्पॉन्सर किधर से ले रहे, ताकि एथलीट्स जो है ना वो अपने आप को फ्रेश माइंड रख के अपनी गेम पे फोकस करें और अपना बेस्ट से बेस्ट दे सकें। इसीलिए मतलब कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं से कोई कंपनी, कोई अपना डोनर्स, कोई चैम्बर्स, पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म की कंपनियां हैं, आपको पता है, मतलब कहीं ना कहीं से स्पॉन्सर हो जाता है। और ये सारा काम जो है ना, ये खुद जो हमारे इस गेम के प्रेसिडेंट हैं नवाब फुरकान खान साहब, वो दिन रात मेहनत करके ये सारा कुछ करते हैं और अपने बिहाफ पे करते हैं। हमने कोशिश की है कि गवर्नमेंट हमें एथलीट्स के हवाले से हमें कुछ ना कुछ चलो सपोर्ट कर दे, कुछ एथलीट की हौसला अफजाई कर दे। मतलब अभी तक हमें कोई ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से नज़रिया नहीं नज़र आया कि कुछ मास रेसलर्स जो हैं उनके लिए वो सपोर्ट कर सकें। थोड़ा सा ज़रा क्लियर कर दें, ये मास रेसलिंग और दूसरी रेसलिंग में फ़र्क क्या है? ज़रा आलम आप बताओ ज़रा। मतलब जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पब्लिक न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ और इस तो आपके न्यूज़ चैनल से पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि पाकिस्तान बहुत बड़ी अचीवमेंट्स लाया है मुल्क पाकिस्तान के लिए। तो इस वाले से ये बेसिकली रशिया का ट्रेडिशनल गेम है, तो अपना ये रशिया में खेला जाता है। वो टेक्निकल तौर पे हमसे बड़े पावरफुल हैं, लेकिन इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने उनको बड़ा टफ टाइम दिया है और हमारे 5 एथलीट हैं जो मेडल लेके आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मतलब स्टिक होती है एक लकड़ी की और उसे जिसे मास्क कहते हैं, मास्क का मतलब है स्टिक और रेसलिंग का मतलब है ज़बान में स्टिक को मास्क कहते हैं और जो रेसलिंग का मतलब है जद्दोजहद करना, स्ट्रगल करना। आप ज़िंदगी के किसी भी गोल को अचीव करने के लिए अगर स्ट्रगल करते हैं, उसे मतलब रेसलिंग का मतलब मास्क और मास रेसलिंग को इस तरह मास रेसलिंग बनता है। तो अपना इसके 3 राउंड होते हैं और 3 राउंड में अपना जो 2 जीत जाता है वो विनर होता है इस गेम का। बेस्ट ऑफ 3 होती है इसकी, जो 2 फुल जीत जाता है वो विनर होता है। ठीक है। और ये लकड़ी का एक बोर्ड होता है, दोनों तरफ उसके बाइंडिंग्स होती हैं, दोनों प्लेयर्स अपनी अपनी वेट कैटेगरी में अपोनेंट बैठ के इसमें स्ट्रगल करते हैं। ठीक है, वो जैसे रेसलिंग हाँ जी, जैसे रेसलिंग होती है। अली आपकी तरफ आते हुए कितना ज़्यादा मुश्किल आपका ख्याल ये था कि ये होगा, ये जो जब आप गए एक ऐसे मुल्क में जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उनकी गेम है और फिर आपने उसमें सिल्वर मेडल हासिल किया है, मुकाबला भी क्या रशिया ही से था फाइनल में? जी फाइनल में रशिया। अच्छा, स्टार्ट में जब ये मेरा फर्स्ट टूर था, नर्वस भी था मैं थोड़ा सा, लेकिन ये है कि जब वहाँ पे गया पहली फाइट मेरी हुई, पहली फाइट मैंने विन की, तो थोड़ा हौसला हुआ कि कोई नहीं इंशाल्लाह मैं आगे जा रहा हूँ। तो दूसरी फाइट मेरी आ गई इजिप्ट के साथ,
उसके बाद हंगरी के साथ, किर्गिस्तान के साथ, और लास्ट फाइनल फाइट में मतलब मैं नॉकआउट ही जाता रहा हूँ, नॉकआउट करते रहे आप। नॉकआउट करता रहा हूँ। उसके बाद लास्ट पे जो मेरी वो थी फाइट, वो रशिया के साथ आई थी फाइनल और रशिया फाइनल कंपटीशन गोल्ड की जो फाइट थी ना, वो रशिया के साथ आई थी। वो टेक्निकली हमसे बहुत ज़्यादा आ गया, लेकिन इस दफ़ा हमने जैसे कि बताया इन्होंने कैंप वगैरह लगाया, टफ कंपटीशन लिया। यहाँ पर ट्रेनिंग बड़ी हार्ड ट्रेनिंग करके हम वहाँ पे गए हुए कि इंशाल्लाह मेडल लेके वहाँ से आना है। ठीक है, अब ये जो रास्ता आपका खुल गया है, मतलब आपने इस लेवल के ऊपर किया है और ट्रेनिंग आप करवाएंगे, तो उम्मीद ये है कि अगली बार जब जाएंगे तो इससे भी बेहतर परफॉर्मेंस होगी। इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद से हैं। और नेक्स्ट 4 साल के बाद जब यही मेगा इवेंट होगा, और मैं ये पूरे हमें दावे से ये कह सकता हूँ बात, हम इसमें और इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे और बेस्ट एथलीट अपने तैयार करेंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट 4 साल के बाद ये मेगा इवेंट है, इसमें हम गोल्ड की ट्रॉफी लेके आएंगे पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह ताला। मोहम्मद आलम, अच्छा सर, वैसे एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि जाहिर बात है कि इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा था, और आपकी बात दुरुस्त है कि कोई बंदे के साथ इतना ज़्यादा सपोर्ट ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन इस गेम के लिए तैयारी कितनी ज़्यादा, कितने दिनों से आप लोगों ने की? और आज अगर हम देखें नौजवानों के हवाले से, तो हमारे यहाँ बहुत सारे गेम जो है वो नापेद होने जा रहे हैं। लोग जो है, नौजवान जो है, उसमें कहीं ना कहीं कमी या उस तरह शौक इसलिए नहीं रहता है कि सपोर्ट नहीं मिलता। आप कैसे देखते हैं कि रेसलिंग दोबारा क्या हमारे मुल्क में दोबारा उभर रही है, नौजवान दोबारा इस तरफ आ रहे हैं, जिस तरह आप लोगों ने ट्रेनिंग की और आप लोग आगे बढ़े और मुल्क का नाम रोशन आपके खिलाड़ियों ने किया? जी बिल्कुल, ट्रेनिंग तो हमने ट्रेनिंग बहुत हार्ड की, मतलब कि हमारे मसल पुल हो जाते हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग। बहुत टफ ट्रेनिंग है इसकी, वेट ट्रेनिंग साथ करनी होती है। उसके बाद नौजवानों की अगर बात की जाए तो ये जो मास रेसलिंग है ना, ये बड़ी मतलब जिस तरह ये इन हो रही है ना पाकिस्तान में, बहुत नौजवानों को मतलब इसका शौक आ रहा है और इस गेम की तरफ आ भी रहे हैं, इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है उनका, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस दफ़ा जो है इंशाल्लाह हम गोल्ड इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ कि पूरे पाकिस्तान के अंदर हमने डिवीज़न लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसकी बॉडीज़ बनाई हुई हैं, पाकिस्तान मास रेसलिंग की एसोसिएशंस बनाई हुई हैं, जिसके रूबरू जो है ना एथलीट्स वो लोग रेडी करते हैं, उनको यानी कि प्रमोट करते हैं। और इसके बाद हम फिर पंजाब चैम्पियनशिप, पहले डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप होती है, उसके बाद डिवीज़न चैम्पियनशिप होती है, उसके बाद पंजाब चैम्पियनशिप होती है, उसके बाद हम नेशनल में फिर यानी कि एक हर साल एक नेशनल इवेंट करवाते हैं, जहाँ से हम टैलेंट को हल्ट करते हैं। हमें पता चलता है कि ये इस एथलीट के अंदर मतलब चीज़ है, इसको हम इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएं, इसको हार्ड ट्रेनिंग दें और ये हमें अचीवमेंट मिलेगी इंटरनेशनल लेवल पे। ये हम बच्चों को मौके देते रहते हैं। जी आलम जी, इसी तरह जिस तरह हमारे कोच साहिबान कह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में 5 नेशनलें हो चुकी हैं, तो नेशनल में जाने के लिए हमें प्रॉपर एक प्रोसेस से गुजरना होता है। पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल के मुकाबले होते हैं, फिर डिवीज़न से ट्रायल दे के जो टीमें हमारी बनती हैं वो नेशनल इवेंट खेलती हैं। नेशनल में जो बच्चे गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं इनका, और जो ब्रॉन्ज या सिल्वर मेडल होते हैं इनका प्रॉपर कैंप लगता है एक वेट कैटेगरी में। तो मुख्तलिफ इसमें वेट कैटेगरी हैं, सबका कैंप लगता है। कैंप में जो बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं लड़के, सबका रोज़मर्रा मतलब उनकी वो ट्रेनिंग्स लिखी जाती हैं, और कैंप के दौरान अपना बाद में लास्ट में इसमें जो ट्रायल रखे जाते हैं, ओपन ट्रायल होते हैं, तो ट्रायल में सिलेक्शन होती है, फिर हम पाकिस्तान की तरफ से खेलने जाते हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के बाकी हमारी जो टीममेट्स, हमारी जो कोचेस साहिबान ने हमारी ट्रेनिंग करवाई, उसमें सर राशिद गाजा साहब हैं जो हमारे हेड कोच हैं, इनकी बड़ी एफर्ट्स है हमारे पीछे, और जो हमारे हेड कोच हैं अपना पाकिस्तान मास रेसलिंग फेडरेशन के नवाब फुरकान साहब, इनकी बड़ी कोशिश है। और हम गवर्नमेंट से प्रॉपर ये मतलब आपके मतलब चैनल से मतलब करते हैं कि वो हमें सपोर्ट करें ताकि हम मुल्क के लिए और अच्छी अचीवमेंट्स ला सकें। तो इस हवाले से अगर बहुत अच्छी बात आपने की कि वो सपोर्ट करें। राशिद साहब, आपसे जानना चाहूंगा, राशिद साहब, बहुत मुश्किल होता है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत सी सहूलियात उन खिलाड़ियों को होती है, एथलीट को होती है जो बाहर के ममालिक, हम जब उनका सामना करते हैं हम सोचते हैं कि भैया कितना मुश्किल होगा, लेकिन एक जज्बा, एक जुनून हमारे सीने के अंदर होता है और वही मुकाबला हम उसी जज्बे के तहत करते हैं। लेकिन आपने क्या क्या चीजें नोट की जो आप सोच रहे हैं कि पाकिस्तान के जो हमारे एथलीट हैं, जो गोल्ड मेडल की जो आप बात करें कि हम गोल्ड मेडल उनसे जितवाएंगे, इस बार लेके आएंगे, पाकिस्तान के नाम करेंगे, तो कौन कौन सी कमियां हैं, कौन कौन सी कोताहियां, उसको दूर करना है, और गवर्नमेंट आपका क्या इसमें क्या आपके लिए क्या रोल प्ले कर सकती है ताकि वो मसाइल, वो चीजें दूर हो और आप भी उस लेवल तक पहुंचे जो और टीमें पहुंची हुई हैं या उनके खिलाड़ी को वो सारी सहूलियात मिली हुई हैं? जी बिल्कुल। मैं रिसेंटली खुद भी यानी कि एक मास रेसलर रह चुका हूं और पाकिस्तान के लिए
गोल्ड मेडल जैसी अचीवमेंट मैं ला चुका हूँ पहले यूरोप से, और उसके बाद यानी कि कोचिंग साइट पे मैं आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल हम इंशाल्लाह ये प्रॉपर प्लान बना रहे हैं। नेक्स्ट जो भी इवेंट हमारी टीम इंटरनेशनल खेलने के लिए जा रही है आउट ऑफ कंट्री, उसके लिए हम एक बाकायदा कैंप लगा रहे हैं मुल्तान हमने डिसाइड किया है। मुल्तान डीसीओ से हमारी बात हो चुकी है, इंशाल्लाह हम उधर अपना कैंप लगाएंगे। अपनी तरफ से हम जितनी हमारे पास टेक्निक्स, जितने हमारे पास तजर्बे, जो हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, वो हम अपने एथलीट्स को जितनी बेस्ट ट्रेनिंग हम दे सकते हैं, हम इनको बेस्ट ट्रेनिंग करवाएंगे। और हम यानी कि अगर मैं गोल्ड मेडल ला सकता हूं तो मेरे पाकिस्तान के और भी एथलीट गोल्ड मेडल ला सकते हैं। ये इनके अंदर पोटेंशियल है, ये पाकिस्तान कौम के अंदर एक जज्बा है। और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब मेगा इवेंट में भी पाकिस्तान मास रेसलिंग की टीम जो है ना वो गोल्ड मेडल लेके आएगी मुख्तलिफ वेट कैटेगरीज में एथलीट्स। दूसरा सेकंड ये कि गवर्नमेंट से हमारी यही अपील है कि जैसे बाकी गेमें हैं, हॉकी है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, मतलब रेसलिंग है, मैट रेसलिंग है, जोडो है, सारी गेमों को ना गवर्नमेंट प्रमोट करती है, उनके यानी कि फंडिंग देती है। ऐसे ही पाकिस्तान मास रेसलिंग को भी फंडिंग की ज़रूरत है ताकि प्लेयर्स जो है ना, एथलीट्स जो है वो मज़ीद और स्ट्रगल मेहनत करके यानी कि अपने आप का लोहा मनवाए पूरी दुनिया के अंदर। आप भी फरमाइए कि आलम कोई चीज़ जो आप जैसे रशियन आपने एथलीट ये कहा, उनकी ज़्यादा गेम है, आपने ये कहा कि वो एक्सपर्टीज़ है उनकी, उनके मुकाबले में क्या चीज़ कम लगती है आपको जिसको अब बेहतर करना पड़ेगा? जी, अगर गवर्नमेंट लेवल पे हमें सहूलियात मिलें ताकि हमें कुछ मतलब इस महंगाई के दौर में एक डाइट प्लान का मतलब एथलीट के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो अगर गवर्नमेंट हमें इस लेवल की सपोर्ट करे कि हमें प्रॉपर भी फंडिंग की जाए तो इंशाल्लाह हम अपना बेस्ट दे सकते हैं। तो आपके पब्लिक न्यूज़ से मैं स्पेशल जो हमारी वाइटल टी कंपनी है, वाइटल ग्रुप ऑफ कंपनी, उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया था और मैं गया हूँ। इसी तरह में अगर गवर्नमेंट भी सपोर्ट करे तो इंशाल्लाह हम 100% अपना बेस्ट देंगे। मतलब कमी कोई नहीं है? जी, कमी कोई नहीं है, बस लेकिन यही है कि हमें एथलीट्स में कमी नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से अगर गवर्नमेंट भी हमें थोड़ा सा ताउन करे और इंशाल्लाह यही एथलीट जो हमारे पास बैठे हैं यही गोल्ड मेडल भी लेके आएंगे। यानी कि जो बच्चा, जो एथलीट स्ट्रगल मेहनत करके सिल्वर ब्राउन ला सकता है वो गोल्ड मेडल भी ला सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट चाहिए और हम भी इंशाल्लाह नेक्स्ट इसको बेहतर करने के लिए अपनी एफर्ट्स और ज़्यादा करेंगे। जी देखें, वर्ल्ड में जब हम पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे होते हैं, कोई भी मेडल मिल जाए अल्लाह पाक की बहुत बड़ी रहमत होती है ना। इतने बड़े मेगा इवेंट में अगर हम उनकी गेम है, उनको इतनी सहूलियात हैं, उनकी गवर्नमेंट उनको इतना सपोर्ट करती है जबकि हमें नहीं करती, तो हम अपने बलबूते पे ही इतनी अगर अचीवमेंट्स ये ला सकते हैं। अगर गवर्नमेंट लेवल पे हमें सपोर्ट मिल जाए तो इंशाल्लाह उम्मीद की जा सकती है हम गोल्ड मेडल भी और मुल्क के लिए दिगर और भी मतलब जितने भी वर्ल्ड चैंपियनशिप के मतलब मैचेस होंगे और इवेंट होंगे उसमें अपना मेडल लाएंगे इंशाल्लाह। बहुत मेहरबानी। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, जैसा कि पता ही है कि वो वेट ट्रेनिंग करनी पड़ती है, वेट ट्रेनिंग बहुत हार्ड करनी पड़ती है, तो हमारी जो यहाँ पे मशीनरी है एज़ कम्पेयर टू रशिया उस लेवल की नहीं है कि मतलब एग्जैक्टली आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ये पॉइंट है। सारी बात जब स्पोर्ट होगी तो मशीनरी मतलब ये है बच्चों का बात करने का कि जो भी टीमें हमारी इंटरनेशनल पार्टिसिपेट के लिए जाती हैं उनको कैंपिंग दी जाती है PSB के अंदर, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड इस्लामाबाद के अंदर, तो वहाँ पे हर सहूलत A लेवल की वेट लिफ्टिंग की मशीनरीज सारा कुछ मतलब स्पोर्ट्स के हवाले से हर सहूलत। अगर पाकिस्तान मास रेसलिंग के एथलीट्स को भी ये मौका मिले तो ये इंशाल्लाह अपना बेस्ट देंगे। ठीक है, बड़ी मेहरबानी। राशिद आपका, मोहम्मद आलम आपका, अली अजहर आपका, आप तशरीफ लाए और इंशाल्लाह ताला उम्मीद कि जब आप अगली बार जाएंगे तो गोल्ड मेडल लेके आएंगे और पाकिस्तान का नाम जिस तरह अभी आपने रोशन किया इससे भी ज़्यादा रोशन करें इंशाल्लाह। आपकी बहुत मेहरबानी। हमें ले ली एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अगले सेगमेंट में आपसे मुलाकात होती है। ठंडक स्प्राइट। वेलकम बैक।
आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली कहते हैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, हर चीज़ की ज़्यादती बुरी होती है, लेकिन ये चीज़ ज़्यादती के साथ हम करते हैं ईद और त्यौहार पे। और अगर बात की जाए बड़े ईद की, बड़े गोश्त की, तो सर कसरत से लोग हर तरह की, बड़े गोश्त से मुराद ज़्यादा गोश्त की बड़े गोश्त मतलब बकरे की बात करें आप, जिसकी भी कुर्बानी आपके घर में। हमारे यहाँ चूँकि फ़र्क ये होता है ना, जब कहते हैं छोटा गोश्त उसका मतलब होता है मटन बकरा, और जब कहते हैं बड़ा गोश्त उसका मतलब होता है बीफ। लेकिन सर आपको पता है, अब बीफ हो या मटन हो, पुलाव भी बनेगा, बिरयानी भी बनेगी, कोरमा भी बनेगा, और सुबह चांपे भी बनेंगी, फिर बारबेक्यू भी होगा। और सर मैं एक मीम पढ़ी थी, ब्रेकफास्ट में आपका मीट हो गया, आपका ब्रेकफास्ट के बाद ब्रंच में, लंच में, डिनर में, और उसके बाद स्नैक्स में भी आपने बीफ और मटन ही खाना है। लेकिन इसके बाद होगा क्या जनाब, उसका आपको पता है। तो ये सारी चीज़ों को एतदाल से खाने के लिए कैसे क्या क्या करके किन चीज़ों के साथ खाएंगे तो ज़्यादती नहीं होगी, ये जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज़रताज शाह। इन्हें कहते हैं माहिर ग़िज़ायात हैं। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? अच्छा जी, मैंने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है ना, हम ऐसे ही करते हैं दिन रात, बस गोश्त खोरी कर करके फिर उसके बाद बहुत सारी ऐसी बीमारी जिसका शिकार हम ईद पे हो जाते हैं और फिर रह जाते हैं कई भी दावतें खाने से। किस तरह से बैलेंस डाइट रखनी चाहिए ईद पे? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि हम इतना एक्सेसिव इनटेक कर लेते हैं कि बाद में हमें गैस्ट्रो स्टार्ट हो जाता है और हम फिर कहते हैं कि हम बीमार हो गए हैं और हमने तो कुछ भी नहीं खाया। बेसिकली हमने मीट का इतना एक्सेसिव पोर्शन ले लिया होता है, और विद दैट ना कि सिर्फ मीट, हम मीट के साथ कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल, नान का इस्तेमाल हमारा इशा में बहुत ज़्यादा है। अगर हम मीट का पोर्शन लार्ज ले रहे हैं तो हम बिल्कुल ये कंसीडर नहीं करते कि हम अपना चपाती का जो पोर्शन है या राइस का पोर्शन है वो कंट्रोल कर लें। नहीं, सब कुछ होना चाहिए और वाफिर होना चाहिए। कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए गोश्त की? मतलब अगर उसको किसी को सजेस्ट किया जाए या रोटी की या चावल की, जो एक आदमी के लिए इस मौके के ऊपर, वैसे तो हमेशा रोज़ का मामूल होना चाहिए कि वो एक मिकदार जो है गिनी चुनी उसके मुताबिक खाए, लेकिन ईद के मौके पर कितना होना चाहिए? सर ईद के मौके पर क्योंकि डेफिनेटली हर चीज़ एक एक्सेसिव अमाउंट में यूज़ हो रही होती है, तो फिर भी हम रिकमेंड करते हैं एटलीस्ट आप हाफ कप या मैक्सिमम 1 कप कंसिडर लाइक इतना सा कप जो होता है वो आप एक कंप्लीट कप जो है वो कर सकते हैं यूटिलाइज। बेसिकली हम जो मेजर मिस्टेक्स कर रहे होते हैं वो कुकिंग में कर रहे होते हैं। हम बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फैट्स यूज़ कर रहे होते हैं, स्पाइसेस बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ कर रहे होते हैं अपने मीट को कुक करने के लिए। और उसके साथ जिस तरह भी आपने बात की कि नान और चपाती जो है उसकी पोर्शन साइज़ हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हम बेसिकली नॉर्मली अगर किसी मेल की बात करें तो 3 to 4 नान तो ऐसे खा लेते हैं, कोई बात नहीं है। 3-4 नान। हरमीत एक सिटिंग में कितने नान खा लेते हैं? हरमीत आपका भी हाथ ऐसे ही है या आप हल्का रखते हैं थोड़ा? नहीं, मैं तो बड़ा ख्याल रखता हूँ। मैंने वैसे रोज़ साहब ने मेरा नाश्ता भी देखा है और मैं बहुत ही कम मुनासिब टाइम में मुनासिब खुराक में लेता हूँ, और चाहे वो ईद के दिन हो, अगर दावतें भी होती हैं तो उसके बावजूद मेरी कोशिश होती है कि मैं बैलेंस खुराक रखूँ, क्योंकि आपकी बात दुरुस्त है कि गर्मियाँ हैं, गर्मियों में कुछ भी हो सकते हैं वही ज़्यादा खाने से, तो बेटर है कि आप हाथ होला रखो। अच्छा, आप क्या टिप्स देती हैं कि जैसे आपने कहा कि एक तो चलिए हम मीट खा रहे हैं, वो कोई भी है किसी भी फॉर्म में, साथ हमने नान भी खाना है, साथ हमने सैलेड भी खाना है, साथ हमने कोक भी पीनी है। अच्छा, मसालों के बगैर हमारा खाना बनता नहीं, लाहौरियों का तो खास तौर पे, हम खाबों के शौकीन हैं, हमने 2 जान के मसाला जाट डाल के स्पाइसफुल करके बनाना होता है। आप क्या सजेस्ट करती हैं कि आपने गोश्त खाना है तो साथ किस चीज़ के साथ खा लें, मतलब सब्जियां डाल लें? इस तरह क्या सजेशन देती हैं? सबसे पहले तो ये है कि आप कोशिश ये करें कि आप एक्सटर्नल फैट्स कम से कम यूज़ करें, क्योंकि मोस्टली शेप्स का या गॉट्स का जो भी हम मीट कुक कर रहे हैं, या अगर हम बीफ की बात करें तो उसका इंटरनल फैट्स इतना ज़्यादा होता है कि आपको एक्सटर्नल फैट की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। तो हमारी ड्यूरिंग कुकिंग ये प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हम मिनिमम ऑयल का यूज़ जो है वो उसके अंदर करें और मिनिमम स्पाइसेस ऐड करें। उसके साथ हमारी डाइट का जो यूजुअली भी यही होना चाहिए, लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम बात करें फेस्टिव की तो हमें अपना सैलड पोर्शन लाजमी उसके अंदर कंसीडर करना चाहिए, हमें रायते का पोर्शन लाजमी रखना चाहिए, और हम कोशिश ये करें कि हम नान की बजाय हम चपाती प्रेफर कर लें, होल व्हीट चपाती हो जाएगी, तो वो कहीं से बैलेंस होता रहेगी हमारी डाइट जो है वो। अगर फॉर सपोज हम जो फैट ले रहे हैं या हम जो मीट ले रहे हैं उससे अगर कैलोरीज इंक्रीज भी हो रही हैं तो हमने होल व्हीट साथ इस्तेमाल करके उसको बैलेंस कर दिया, तो हमारी बॉडी कहीं ना कहीं बैलेंस वे में जाती रहेगी। अगर हम राइस ले रहे हैं तो हम 6 to 12 टेबल स्पून ऑफ राइस अगर यूज़ कर रहे हैं विद सैलड और रायता, तो हमें कोई इशू नहीं होगा, हम अपना फेस्टिव बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय कर सकेंगे, क्योंकि हमने सिर्फ मीट ही नहीं खाना होता, इसके साथ हमारी स्वीट डिश भी बहुत वैरायटी होती है हमारे पास, हमने मीठा भी इस्तेमाल करना होता है। एग्जैक्टली, तो वो हम
थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी करके अगर सारा पोर्शन लेंगे तो हमें फीलिंग ऑफ फुलनेस भी बहुत अच्छी मिल जाएगी और हमारी बॉडी उस चीज़ को एक पॉजिटिव वे में लेकर जाएगी। अच्छा, कहवे बड़े इस्तेमाल किए जाते हैं और करने भी चाहिए ईद त्यौहार पे ख़ास तौर पर। अब चूँकि ये मीट बिल्कुल फ्रेश मीट होता है, ये आपने कुर्बानी की, ये आपका गोश्त आया, ये आपने बनाना शुरू कर दिया, तो कंपैरेटिवली कहते हैं, घर की ख़वातीन कहती हैं कि गलाना भी थोड़ा मुश्किल होता है बिकॉज वो इंतहाई फ्रेश होता है, और उसके बाद फिर अगर उसको गलाना मुश्किल है तो उसका मतलब डाइजेस्ट करना भी मुश्किल होगा। तो उसके हवाले से आप क्या कहती हैं कि कोई कहवा पीना चाहिए या आफ्टर फूड आपको कुछ लेना चाहिए? कहवे से पहले मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप अपना ना मील का जो पोर्शन साइज़ एक तो वो कंसाइज करके आप उसकी टाइमिंग भी ज़रा मैटर रखें। टाइमिंग बहुत मैटर करती हैं। अगर आप लेट नाइट अपना मीट इनटेक कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी किस्म का हो, तो वो आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। आप कोशिश ये करें कि आप मॉर्निंग या लंच या ब्रंच में उस चीज़ को कंसीडर करें और रात के खाने में आप ज़्यादा उसको प्रेफर ना करेंगे। लेट नाइट सिटिंग में तो आप कभी भी बारबेक्यू या इस तरह की चीज़ें प्रेफर ना करें तो आप बच सकते हैं। और अगर हम कहवे की बात करें तो हम उसको बेसिकली डाइजेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो हम ग्रीन टी बहुत अच्छी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा लेमन ग्रास का कहवा अगर अच्छा, वैसे जरदाशा अगर हम देखें तो ज़्यादातर इलाकों में ना हम देखते हैं कि मुझे अपने इलाके की बात याद आ गई, क्योंकि जब भी ईद होती थी और ईद की बाद जो है काफ़ी रश जो है वो मेरे वालिद साहब के क्लिनिक की ओर होता था और बहुत सारे लोग बीमार होते थे। ज़्यादा लोग ये सोचते हैं कि भैया ज़्यादा गोश्त खाओ तो ज़्यादा आपकी सेहतमंद आप होंगे और बड़ी ताकत मिलेगी और बड़ी एनर्जी मिलेगी। ज़्यादा गोश्त खाने से नुकसान कितना होता है, थोड़ा सा ये बताएं, क्योंकि लोग कई ना वो कहते हैं भैया कलेजी भी मैंने खानी है, ये भी खाना है, वो भी खाना है, तो थोड़ा सा उनके आप क्या मशवरा देंगी? मतलब ये कंपैरिजन है ना कि चिकन नहीं खाना चाहिए, बीफ और मटन खाना चाहिए, इससे तो आपको ताकत मिलती है, आपकी सेहत अच्छी होती है, ये मिसकंसेप्शन है या वाकई मतलब? नहीं, वाकई मीट खाने से आपकी सेहत बहुत अच्छी होती है और बहुत पॉजिटिव इफेक्ट्स आते हैं, लेकिन वही फिर बात आ गई ना कि एक दिन या 3 दिन कंसेक्टिव खाने से तो आपकी बॉडी सडन वो बेनिफिट नहीं ना ले सकती। आपको चाहिए स्लो एंड स्टडी वाला प्रोसीजर जो है वो अपने साथ करें। आप पोर्शन कंट्रोल करके डेली बेसिस पे उस चीज़ को इस्तेमाल करें विद कंट्रोल पोर्शन साइज, रेदर देन कि आप सिर्फ ईद के 2 दिन या 3 दिन उस मीट को इतना एक्सेसिव यूज़ करें कि आपको गैस्ट्रो के इशू स्टार्ट हो जाए। और ख़ास करके क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर हर तीसरा या चौथा बंदा जो है वो डायबिटिक है या वो हाइपरटेंसिव है, तो उन पेशेंट्स को तो हम बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते कि वो बहुत ज़्यादा लार्ज पोर्शन जो है वो इस्तेमाल करें। वी ऑलवेज़ प्रेफर कि आप लिमिटेड क्वान्टिटी में इस्तेमाल करें। जितना आप अपना पोर्शन कंट्रोल रखेंगे आप उस चीज़ से बेनिफिट ले सकते हैं, बजाय इसके कि आप एक दफ़ा में बहुत ज़्यादा मीट ले लें, उसके बाद आपको वॉमिट, डायरिया और गैस्ट्रो के इशूज़ हो जाए और आप 4 दिन के लिए खाना आपका बंद हो जाए, तो वो आपकी बॉडी तो उस चीज़ से बेनिफिट की बजाय नुकसान होगा। ये जो आपने कहा एक कप जो है, ये मीट के मामले में भी आप कह रही हैं कि 1 कप मीट हो? सर ये फेस्टिव की बात हो रही है कि 1 कप मीट, अगर रेगुलर की बात करें तो हम 2 to 3 जो पीसेस होते हैं मीट के वो विच कंसिस्ट ऑफ लाइक इतनी क्वांटिटी, या एक नॉर्मल कार्ड जो हमारे पास होता है उसके साइज का मीट जो है वो प्रेफर कर रहे होते हैं कि आप डेली बेसिस पे इस्तेमाल करें। लेकिन ईद पे अगर हम बात करें तो हम उसी चीज़ को थोड़ा सा डबल अगर कर दें, हम 6 to 7 जो मीट के पीसेज हैं उस पर चले जाएं तो देन भी आपकी बॉडी इस चीज़ को बहुत अच्छे से एडजस्ट कर सकती है। थोड़ा सा ये नहीं इजाफा आप कर लें, लेकिन इतना इजाफा नहीं हो कि वो आपकी ना हो, सेहत के लिए नुकसानदेह हो जाए। अच्छा ठीक है, अब इसमें ये बताइए कि ये जो कप आपने बताया है, अगर 1 कप मीट खा लिया है तो इसके बाद फिर क्या मतलब वो कितनी होनी चाहिए चपाती? 1 चपाती? जी सर, एक नॉर्मल साइज़ की चपाती जो हम अगर ग्राम्स की बात करें तो 100 ग्राम्स, या अगर बात करें इंचेस की तो 6 इंचेस to 12 इंचेस की चपाती जो है, राइस 6 to 12 टेबल स्पून जो है वो राइस हम इजीली ले सकते हैं, उसके साथ विद सैलेड एंड रायता। सर कैसे पॉसिबल है 12 स्पून? आप मुझे बताइए कैसे पॉसिबल है? आपके आगे दस्तरखान हो और आपने इतनी बड़ी प्लेट भर ली और यहाँ तक कम से कम करते हैं? नहीं, वो पता क्या होता ये है कि 2 कलेजी की बोटियाँ ले ली, 2 मटन कोरमे की ले ली, 2 जो है वो इसकी ले ली, थोड़ा सा कीमा ले लिया। लोग शहीद होने के लिए तैयार होते हैं। एग्जैक्टली। तो सर हरमीत होता यही है जी, हरमीत होता यही है कि आप थोड़ा नहीं रोहू साहब, आप जो फरमा रहे हैं बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं कि अगर आप बैलेंस चीजें ले लें, 2 चीजें उठा लें तो कुछ बेहतरी होगी, क्योंकि आप अगर आप चाह रहे हैं कि भाई मैंने आज ही अपनी भी कुर्बानी देनी है, तो जिस तरह जरदाशा फरमा रही है कि फिर तो आप 3-4 दिन लेटे रहेंगे या आपका पेट खराब होगा या वोमिटिंग होगी तो बहुत परेशानी होगी। इससे बेटर है कि आप थोड़ा थोड़ा करके खाएं, मजा लें भाई। अच्छा ये बताएं जरदाशा कि हम खानों को मुख्तलिफ अनवा इकसाम के खाने मुख्तलिफ तरह से बनाते हैं। अच्छा कोई सिंधी बिरयानी है, कोई बलोची बिरयानी है, कोई यहाँ पर लोगों ने बड़े सारे तरीक़ों से खाना बनाना शुरू कर दिया है। अब ये बताएं कि जो मीट है ख़ास तौर पर वो बीफ हो या मटन हो, किस फॉर्म में हमें खाना चाहिए जो ज़्यादा डाइजेस्ट हो जाए, ज़्यादा अच्छे तरीके से उसे हज़म कर ले और हमें वो नुकसान ना पहुँचाए?
बिल्कुल सुहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि डिफरेंट तरीक़ों से कुकिंग हो रही है। तो मीट के बारे में हम हमेशा ये कहते हैं कि आप मॉडरेट रह के उसको कुक करें, ना बहुत ज़्यादा कम कुकिंग हो उसकी। कुछ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा कम कुकिंग करते हैं तो वो हल्का हल्का सा रॉ रह जाता है, जिसकी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाते हैं। आपकी बॉडी जो है वो सफ़र करना स्टार्ट कर देती है डिफरेंट डिजीज़ से। और अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कुकिंग कर लेंगे तो जितने न्यूट्रिएंट्स है उसके वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो आपकी बॉडी दिन भी उससे कोई बेनिफिट नहीं ले सकती। तो मीट के मामले में हम हमेशा ये कहते हैं मॉडरेट रह के कुक करें विद मीडियम टू लो फ्लेम। तो फ्लेम भी बहुत मैटर करती है मीट के मामले में। तो आप मीडियम टू लो फ्लेम में रहते हुए आप उसको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कुक ना करें कि न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय हो जाए, या बहुत ज़्यादा इतना कम कुक ना करें कि उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो आपको नज़र आ जाए। तो आप दरमियाना रख के उसको कि जैसे लगे आपको वो गल गया है या वो बिल्कुल प्रॉपरली कुकड हो गया है तो आप स्टोव ऑफ करें। आमतौर पर ये देखा जाता है कि वो दोपहर को आपने खाया है वो जिसमें कौरमा बिरयानी शरियानी वगैरह शामिल है, रात को आपने बारबेक्यू रखा हुआ है और बारबेक्यू जो है वो अध कच्चा होता है, मतलब पूरी तरह पका भी नहीं होता। घर में चूँकि कर रहे होते हैं, कोई प्रोफेशनल होते नहीं है, तो उसके नुकसानात कितने ज़्यादा? सर अगर हम बारबेक्यू की बात करें तो उसके नुकसान थोड़े से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमने बेसिकली उसको जो ग्रिल करना है या बारबेक्यू जो हम स्मोक थे वो हम यूज़ करते हैं कोयला, तो उसकी स्मोक भी डेफिनेटली उसको नुकसान पहुंचा रही होती है। तो उसके सारा जो स्मोक क्रिएट हुआ होता है वो इफ़ेक्ट कर रहा होता है आपके मीट को। इसके अलावा जो हम हाफ कुकिंग उसकी हो जाती है वो बॉडी को इफेक्ट करती है। खुशबू आनी शुरू हो गई है मुझे, मैंने जब कहा ना बारबेक्यू तो मुझे लग रहा है सुहा के मुंह में पानी वो चीज़ें आपको नजर आ रहा है इस्लामाबाद से सीधा तो वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। लेकिन अगर आप उसकी भी कंट्रोल्ड पोर्शन, सर कंट्रोल्ड पोर्शन अगर आप हर चीज़ का रख रहे हैं तो कोई भी चीज़ आपको इफेक्ट नहीं करेगी अनलेस और अनटिल आप बहुत एक्सेसिव यूज़ ना करना स्टार्ट। अच्छा जरदाशी, यहाँ पे अगर टाइम है तो एक सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूँ। हम देखते हैं ना बहुत सारे इलाके ऐसे होते हैं, या हम शहरों की बात करें जहाँ पे फ्रिज है, बिजली है, तो फ्रिज भर दिए जाते हैं, ऐसे ही होता है। और फिर कहते हैं कि भैया आप एक हफ्ते तक रेगुलर, बहुत सारे घरों में मैंने खुद देखा है, और हमारे इलाकों में तो बिजली नहीं होती और जब फ्रिज नहीं होता था तो लोग जो है वो खुश गोश्त धूप में वो पकाते थे और फिर उसको उसके बाद वो हंडी उसकी चढ़ जाती थी। अब ये बताएं कि रेगुलर गोश्त खाना आफ्ता दो आफ्ता और दाल शाल और सब्जी को भूल जाना, ये कितना नुकसानदेह है? फिर दाल और सब्ज़ी को तो अपनी अगर डाइट से हम निकाल दें तो डेफिनेटली हमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि कार्ब्स हमने उसमें से निकाल दिए। फाइबर हमें जितना मिलेगा वो हमारी दाल और सब्ज़ी से और होल व्हीट की जो चपाती हम इस्तेमाल कर रहे हैं उससे हमें मिलेगा। तो अगर हम उसको डेफिनेटली निकाल रहे हैं तो हमारी बॉडी एक तो कैलोरीज डेफिशिएंट होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा हमें बहुत ज़्यादा लिथार्जिक फीलिंग आ रही है और डाइजेस्टिव सिस्टम भी हमारा बहुत ज़्यादा इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि स्टमक को टाइम लगता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए। तो डेफिनेटली अगर हम बहुत ज़्यादा बार बार उसको एक हार्ड टास्क देते रहेंगे तो एट द एंड हमारा स्टमक जो है वो कह देगा कि भाई मुझसे नहीं हो रहा कुछ। देखिए ऐसा भी है, मैंने सब्जियों का जिक्र सिर्फ इसलिए किया कि आप देखिए कि हम मिक्सचर भी बना सकते हैं, शामी भी बना सकते हैं, घर में शामी बहुत कुछ हो सकता है। मेरे ख्याल में यहाँ जब इतनी बातें हुई हैं, मीठे की बात हो रही थी, तो एक आम का सीजन है, आम के वजह से हम बड़ी बातें करें। सर आड़ू है और बड़े सारे फ्रूट्स हैं, तो आप इनका मुझे तो आम याद आ रहा था, लेकिन आप आड़ू की तरफ जाना चाह रहे हैं तो चले, आड़ू भी बहुत आया हुआ है और मेरे ख्याल में इससे पहले के बात को आगे बढ़ाएं, आड़ू का एक पैकेज देख लेते हैं। एक रिपोर्ट हमारी टीम ने तैयार की है आड़ू को लेके, जो कि आप ईद पर इस्तेमाल भी करें, खाली गोश्त ना खाएं, फल भी खाएं। तो जरा ये पैकेज देख के वापस आए। आड़ू की फसल जो है ये स्वाद की पैदावार है, तो हमने इसे दरिया चनाब के करीब तरीन काश्त किया है। तो मौसमी असरात की वजह से हमें बहुत ज़्यादा अखराजात उठाना पड़े हैं। हुकूमत पाकिस्तान से हमारी ये अपील है कि वो हमें सब्सिडी दें अद्वियात पर, खाद पर, ताकि हम मुल्की मईशत को आगे बेहतर बना सकें। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक आड़ू अमराज़े कल्ब, जिगर, कैंसर और शुगर जैसी खतरनाक बीमारियों से बचाव में इंतहाई मददगार साबित होता है। तो जो मरीज या जो लोग अपना वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं उनको तो आड़ू बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, और दूसरा शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीजों को भी आड़ू का इस्तेमाल करना चाहिए। आज वक्त की अहम जरूरत है कि सरकार बागबानों के लिए आगाही प्रोग्राम और ज़राअत में मरात को यकीनी बनाए, तो यकीनन वतनी अजीज मुआशी इस्तेहकाम की मंजिल को पा सकेगा। जरूरत इस अमर की है कि हुकूमत बागबानों के लिए मरात के साथ साथ ज़राअत से मुतल्लक आगाही प्रोग्राम मुरतब करे, ताकि ये बागबान मुआशी मुनाफा के असूल के लिए फलों की फसल की पैदावार को फ़रोग देकर वतनी अजीज की मजीद बेहतर खिदमत कर सके।
अजहर हुसैन, पब्लिक न्यूज़, पिंडी भटियां। अच्छा जी, रिपोर्ट आपने देखी, रिपोर्ट तो काफ़ी अच्छी थी सर, लेकिन सारे मसले अपनी जगह पे, माशी सूरत हाल भी, महंगाई भी, पेट्रोल भी, सब कुछ। लेकिन इस सारी सूरत हाल में अगर ये फेस्टिवल बड़ी ईद का आया है तो अपने प्यारों के साथ मनाएं, सारी परेशानियां भूल के एक दफ़ा। और हम भी मनाएंगे ईद इनके साथ, हम मनाएंगे आपके साथ। ईद वाले दिन हमारी लाइव होगी ट्रांसमिशन, गुड मॉर्निंग पब्लिक के इस सेट पे नहीं होगी, हमने एक नया सेट बनाया है, वो भी ईद का स्पेशल। तो इंशाल्लाह ईद वाले दिन आपसे होगी मुलाकात। आज का दिन बहुत अहम है, हज के एतबार से अपने लिए दुआ करें, पाकिस्तान के लिए दुआ करें। आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अब ईद वाले दिन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।